बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आज वो नोटिफिकेशन जिसका 20 दिन से इंतजार चल रहा है, जिसके हवाले से कयास आराइयाँ चल रही हैं, जिसके हवाले से चहमगोइयाँ इस कदर बढ़ गई कि एक पेज से दो मुख्तलिफ सफ़ों और फिर दो मुख्तलिफ सफ़ों से दो मुख्तलिफ किताबों के सफ़ों तक जाने का सफ़र तय होता हुआ नजर आया या उसकी कयास आराइयाँ जारी रहीं, वो वाला नोटिफिकेशन आज अल्लाह अल्लाह करके जारी हो चुका है। अब पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, जिसके हवाले से इंटरनेशनली जिसकी तारीफ की जाती है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक लेटेस्ट जो मजमून था, एक राइटअप था, एक रिपोर्ट थी, उसके अंदर ये बाकायदा कहा गया कि CIA ने अपने जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर एजेंट्स हायर करते हैं, उन एजेंट्स की हायरिंग के हवाले से क्वेश्चन का कहा है तमाम एम्बेसीज को, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारे एजेंटों को पकड़ लिया और CIA के जो तरीकाकार उन्होंने सोचा हुआ था या जो प्लान्स उन्होंने सोचे हुए थे उसको नाकाम बना दिया। तो इस प्रीमियर एजेंसी के सरबरा अब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब होंगे। नदीम अहमद अंजुम साहब के हवाले से नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को DG ISPR ने अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस जो उस टाइम पे हुई थी, वो नोटिफिकेशन या एटलीस्ट वो अनाउंसमेंट की थी, नोटिफिकेशन आज हो गया। ये याद रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कोर 5 से यानी कराची की कोर से अब DG ISI का ओहदा संभालेंगे और यहाँ NDU के जो सरबरा जनरल सईद, लेफ्टिनेंट जनरल सईद हैं, वो अब कोर 5 कराची कोर में जाएंगे। इसके साथ साथ जनरल फैज अब संभालेंगे पेशावर वाला कोर, और ये एक इंतहाई अहमियत का कोर होगा क्योंकि अफगानिस्तान के हालात के अंदर ये कोर सबसे ज़्यादा अहम होगा। ये याद रहे कि इस तमाम खबर की अनाउंसमेंट मैंने ISPR की अनाउंसमेंट से एक दिन कबल 8:30 बजे सुबह कर दी थी कि DG ISI जनरल फैज़ हमीद को पेशावर कोर में भेजा जा रहा है और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को कराची से DG ISI के तौर पर लाया जा रहा है। लेकिन ये मामला अजीबो गरीब सी कशमकश में पड़ गया। वजीर आज़म साहब के शायद कुछ रिक्वायरमेंट्स थी और इदारे की रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी। मामलात को भांपते हुए, सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए बहुत सारी बातचीत हुई, गुफ्तो शनीद हुई, मुलाकातें हुई, रात गए भी मुलाकातें हुई, सुबह सवेर भी मुलाकातें हुई। आज एक मुलाकात में मामला आखिरकार हल हो ही गया। जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजीर आज़म साहब की आज मुलाकात हुई। उस मुलाकात में लेटर ऑन लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी ज्वाइन किया और उसके बाद कुछ देर बाद ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन का इंतज़ार बहुत था। इस इंतज़ार के साथ साथ मामलात जो विद इन सर्टन आप कह लीजिए कि इदारे के अंदर बहुत सारे लोगों को ये बात सही नहीं लग रही थी कि इस तरीके से एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के मामले को ज़बान ज़द-ए-आम सुना जाए या देखा जाए और इतना ज़्यादा डिले करके इसको पोलिटिसाइज करके कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। ये मामला चाहे हुकूमत जितना मर्जी मीडिया के ऊपर डालना चाहे, लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी वफाकी काबीना के अंदर के बहुत सारे मेंबरान ने बारहा आकर मीडिया के ऊपर इस हवाले से बात की और कहा कि ये वज़ीर आज़म का प्रोरोगेटिव है। हम इस हवाले से बात करेंगे, क्या इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, अब क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PMLN और एक अहम एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, मैं सबका तारुफ करवा देती हूँ। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीनियर एंड सीजन डिफेंस एनालिस्ट। He also has a keen eye on politics. बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आलिया हमजा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, MNA भी हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं। बहुत शुक्रिया आलिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर शो में बाकायदा डिस्कशन से आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ DG ISI के हवाले से मामलात मैंने आपके सामने रखे। शहजाद चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तो ISI एक प्रीमियर इंटेलिजेंस का इदारा है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए बड़ा मौसर और बड़ा कारआमद इदारा है। इसके हवाले से पिछले 20 दिनों के अंदर जितनी कयास आराइयाँ चली,
کیا یہ ٹھیک تھا؟ آپ اس میٹر کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور اب خدا خدا کر کے جب آج نوٹیفیکیشن 20 دن کے بعد آ گیا ہے تو ہاؤ ڈو یو سی دس ناؤ؟ دیکھیے اس کا جواب تو پی ٹی آئی دے گی کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں، لیکن آئی ایس آئی جو ہے یہ انٹر سروسز ادارہ ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایئر فورس، نیوی، آرمی، ان تمام تینوں سروسز کے کمبائنڈ فنکشنز ہیں جو کہ آئی ایس آئی ادا کرتا ہے۔ آئی ایس آئی کسی وقت میں جا کے یہ سیاسی رول بھی ادا کرنا شروع کر دیا بھٹو صاحب کے زمانے میں۔ اس سے پہلے مکمل طور پر اس کا جو دائرہ کار تھا وہ تینوں سروسز کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا، اور وہ ریکوائرمنٹس تھیں ایکسٹرنل انٹیلیجنس کے حساب سے، تھریٹ کو ریڈ کرنا، تھریٹ کو بتانا، تھریٹ کو ڈیٹیل کرنا، اس کے بعد پھر تھریٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ تینوں سروسز کو دینا۔ جب سے جوائنٹ چیفز بنا تو پھر جوائنٹ چیفز کو بھی ساتھ شامل کر کے، تاکہ وہ ایک جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک ڈائریکٹو بناتا ہے، جس کی بنیاد پہ ملٹری اسٹریٹجی بنتی ہے، جس کی بنیاد پہ پھر یہ تینوں سروسز اپنی اپنی اسٹریٹجی اور اپنا پلان بناتی ہیں۔ تو یہ رول تھا، لیکن بھٹو صاحب نے اس کو پولیٹیکل پرپز دے دیا، ایک پولیٹیکل سیل بنا دیا، سیاسی طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد سے پھر کوئی اس کو سیاسی طور پر استعمال کرنے سے رکا نہیں۔ ہم سب بلکہ ہمارے لیڈران، تمام پارلیمنٹیرینز ہمیشہ شور مچاتے رہے کہ ملٹری کو سول معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح، ہمیشہ جب بھی ہوئی غلط ہوا، اور اس وجہ سے ہم خود جو ملٹری کے لوگ ہیں جو سرو کر چکے ہیں، ہم ہمیشہ یہ محسوس کرتے تھے کہ جب بھی ملٹری کی سول معاملات میں جاتی ہے، دخل اندازی کرتی ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی پشیمانی کا باعث بنتا ہے، ملٹری کے کانٹیکسٹ کے لیے اچھا نہیں ہوتا، ملٹری کی ریپوٹیشن کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس کے نتائج ہماری تاریخی طور پر کبھی اچھے نہیں نکلے۔ یہاں پر ایک عجیب معمہ یہ بن گیا کہ ہماری جو سیولین سپیریئر اتھارٹی تھی، اس نے ملٹری کے ایک دائرہ کار کے اندر اپنے آپ کو ویسے ہی زبردستی تو کہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے بڑی حد تک، لیکن ایسا لگا کہ جیسا کہ انہوں نے خود سے اس میں انوالو ہونا شروع کر دیا۔ یہاں پر کہ آپ کو ملٹری کو علیحدہ کرنا چاہیے تھا، آپ نے سول ملٹری کو اپنے ساتھ شامل کر۔ اب اس کے اندر مختلف اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، کوئی کہے گا کہ جی اچھا آپ کو سیاسی انٹرسٹ تھا اس لیے آپ نے یہ کیا، آپ سیاست طور پر اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس لیے آپ نے کیا، یا تیسری ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، وہ یہ کہ یہی آئی ایس آئی گورنمنٹ کو بھی فیڈ کرتی ہے اباؤٹ دی ریجنل اینڈ گلوبل انوائرمنٹ، جس کی بنیاد پہ فارن پالیسی ڈٹرمن کی جاتی ہے۔ تو پرائم منسٹر کا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ ایک چیز خیال رکھنا چاہیے، یہ ادارہ پرائم منسٹر کے نیچے ہے، لیکن ادارے میں جتنے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ سب کے سب آرمی چیف کے نیچے ہیں جو یونیفارم کے اندر ہے۔ یہ بہت خاص خیال رکھنا چاہیے، اس لیے آرمی چیف کی پریروگیٹو ہوتی ہے کہ وہ کسی بریگیڈیئر کو نکال لے، کہیں پوسٹ کر دے، میجر جنرل پوسٹ ہو جائے، کبھی شور نہیں مچا۔ لیکن اس مرتبہ پہلی مرتبہ ڈی جی آئی ایس آئی کے پوسٹ ہونے پہ، جس کو کوئی ضرورت تھی یہاں سے نکلنے کی تاکہ وہ اگلے سال اسی گورنمنٹ کو اویلیبل ہوتا چیف اپوائنٹ کرنے کے لیے ایک آپشن کے طور پہ، لیکن انہوں نے اس کو ڈیلے کیا۔ میرا خیال ہے کہ ایک بدمزگی کریٹ ہوئی، نہیں کرنا چاہیے تھا، ان نیسسریلی آرمی کا، ملٹری کا، آئی ایس آئی کا نام خراب ہوا، اور خاص طور پہ کچھ جنرلز کے اوپر سوالات اور ان کو کنٹروورشل بنا دیا گیا جو کہ ان کے اپنے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں۔ اچھا، اسی سے ایک جڑا ہوا سوال شہزاد چودھری صاحب، میں آپ کی طرف تھوڑی دیر میں لے کر آؤں گی، لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ، بڑی دیر تک ہم لوگوں نے انتظار کیا، آپ کے منسٹرز آ کر بتاتے رہے کہ دیکھیں جی یہ تو قانون کے مطابق ہوگا، رولز کے مطابق ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہیں پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، لیکن آج سے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ اپوزیشن کے اوپر یہ الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے اداروں کو کمزور کیا، تبھی آج ہم لوگوں کو کمزور ادارے ملے۔ کیا آپ لوگوں کے اس ڈیلے نے بہت ایک بڑی کنٹروورسی نہیں کریٹ کر دی جس کو unnecessarily کریٹ نہ کیا جاتا تو اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ This whole conversation that has been going on for the past 20 days یہ entirely avoid ہو سکتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو انیکا۔ انیکا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں ان صحافیوں پر یا ان لوگوں پر جو آس لگائے بیٹھے تھے شاید کہ یہ حالات اتنے سنجیدہ ہو جائیں گے کہ حکومت کو گھر جانا پڑ جائے گا، آج ان پر کیا ظلم ڈھا دیا ہے اس نوٹیفیکیشن کے بعد؟ سب سے پہلے تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، اور میں بہت ہی آنریبل ہیں چودھری صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ان کی اس ایک بات سے کانٹریڈکٹ
اس لیے کروں گی اور وہ بڑی ریسپیکٹفلی کروں گی. بات صرف یہ ہوتی ہے ادارے کا جو وقار ہے وہ مجروح تب ہوتا ہے کہ سرے عام جلسوں کے اندر ادارے کے چیف, ISI کے چیف کا نام لیا جائے اور ان کو پکار کر کیا کیا ان کے بارے میں کون سی لینگویج استعمال کیا جائے. یا ادارے کا وقار تب مجروح ہوتا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کے اگینسٹ پیٹیشنز فائل کی جائیں. کیا یہی ایجنڈا انڈیا کا ایجنڈا نہیں ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ آج تک ہمیں ایک ہی اپوزیشن کہتی رہی سول سپرمیسی. اتنا ہے ایک پروسیجرل چیز کے اوپر اگر ہم دیکھیں, ہم پہلے دن سے اگر آپ میرا اٹھائیں بیان تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی, دیٹ واز اے اسٹارم ان اے ٹی کپ. جس چیز کو وہ لوگ جو پہلے دن سے ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات, پہلے وہ ہمیں تانے دیتے تھے نا سیم پیج, تو ہم سیم پیج پر ہیں, وہاں پر ہیں جب ہم نے جو ہے انڈیا کو دھول چٹانی ہے اور جب ہم نے ابھی نندن کا فیصلہ کرنا ہے یا ان کے 2 طیارے عالیہ, I'm sorry I'm cutting you short. You are on the same page. وہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات آتے ہیں اس کے اندر تو اپوزیشن بھی اکٹھی ہوتی ہے. ہم سیم پیج پر ہیں اور آج بھی ہم سیم پیج پر ہیں. جو لوگ یہ تانے دیتے تھے آج تو مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے. میں آپ کو ایک خبر دے دیتی ہوں عالیہ, اور خبر یہ ہے کہ میں نے بہت سارے اندر کے لوگوں سے بات کی ہے اور باقاعدہ فوج میں اس چیز کے حوالے سے ایک ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو اتنا کنٹروورشل کیوں بنایا گیا, اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا. unnecessarily جنرلز ہیں, کئی سالوں کی ان کی تگودو ہے, پاکستان کے لیے قربانیاں بھی ہیں, ان کو کنٹروورشل بنایا گیا. اس لیے بنا کیونکہ وہ 20 دن ایک کنٹروورسی ہوتی ہے, وہ کھڑے ہو کر جلسوں کے اندر بات ہوتی ہے. وہاں میں آتی ہوں وہ PMLN سے رومینہ صاحبہ کی طرف, لیکن آپ لوگوں نے بھی جو کیا وہ بھی کچھ کم تو نہ تھا نا. آپ کہہ رہی ہیں آج ایک پیج پر ہیں, لیکن جو فیلنگز میں بھانپ چکی ہوں کچھ معاملات کے حوالے سے وہ کو بہت پازیٹیو نہیں ہے اب آپ کے بارے میں. دیکھیں جی, بات اختلافات کی تب ہوتی ہے جب جنرل جہانگیر کرامت والا واقعہ ہوتا ہے. بات اختلافات کی تب ہوتی ہے جب جنرل کلو والا واقعہ ہوتا ہے. بات اختلافات کی تب ہوتی ہے جب آصف جنجوعہ صاحب کو رشوت دینے کی کوشش کی جاتی ہے. بات اختلافات کی تب ہوتی ہے جب ضیاء بٹ کو آپ جو ہے بلاتے ہیں اور ISI چیف کو آپ چیف آف آرمی سٹاف لگاتے ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف کے اگینسٹ آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. اگین میں آپ کو یہ بتا دوں, ہماری افواج, ہماری ISI ہمارا فخر ہے. ان کی جو قربانیاں ہیں نہ ان سے کسی کو بھی, اور مطلب ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج اگر ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں اپنے گھروں میں تو اس کے پیچھے ہماری آرمی کے جوان, ہماری آرمی کے پاک فوج اور ہمارے ISA کے لوگوں کی قربانیاں ہیں. بٹ the reason is کہ بات وہی ہونی تھی, صرف اس چیز کو ایک میڈیا ہائپ کریٹ کی گئی. نہ ہوتی میڈیا ہائپ اگر آپ لوگ 20 دن ڈیلے نہ کرتے, وہ سیاست کی کبھی بھی انڈیا ہائپ نہ آج ہوتی. تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر اتنی اس طرح کی ڈیبیٹ کی جائے. ریزن صرف اتنی ہے کہ پہلے اگر ہم بالکل ہسٹری دیکھیں آج تک یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن the purpose was, اور جن لوگوں کا پرپز اللہ کے فضل سے فلفل نہیں ہو سکا اور جو پہلے ہی اس چکر میں تھے کہ شاید یہ اختلافات اتنے بڑھ جائیں گے کہ ہمیں واپس بلا لیا جائے گا, یا ہماری طرف جو سی وی لے کے گیٹ نمبر 4 پہ 2 چکر لگا چکے تھے, تو ان کے لیے آج کی میں یہ بتا دوں کہ ایک دفعہ پھر ان کی مٹھائیاں واپس. اچھا, ویسے جب برف پگھلنا شروع ہوتی ہے نا عالیہ, تو وہ اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, وہ اسی ٹائم پگھل نہیں جاتی لیکن اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو. سیکنڈلی میڈیا کو کیا ضرورت ہے اس کو ہائپ کریٹ کرنے کی؟ اگر آپ لوگ ہمیں موقع نہ دیتے تو ہائپ کریٹ بھی نہ ہوتی. اور آپ کے منسٹرز نے آ کر سب سے پہلے پریس کانفرنس سے کرنا سٹارٹ کی تھی کہ یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے. اینی ہاؤ, آپ نے ایک الزام لگایا پاکستان مسلم لیگ نون پر, اور وہ باقاعدہ رومینہ آپ لوگوں کے جلسوں کے اندر نام لیا جاتا رہا. آپ آج یہ فرما رہے ہیں کہ ادارے کے سربراہان کو کنٹروورشل کر دیا. انہی سربراہان کے حوالے سے آپ لوگ نام لے کر کنٹروورسی کے اندر ان کا حصہ ان کو بناتے رہے. تو آج کس منہ سے اپوزیشن اور بالخصوص PMLN یہ کہہ رہی ہے کہ تو PTI نے معاملہ ہی گڑبڑ کر دیا, سارا خراب کر دیا, مس ہینڈل کر دیا؟
बहुत शुक्रिया अनीका अपने प्रोग्राम में मदु करने के लिए। पहली बात तो ये है कि जितने इल्जामात लगे डेफिनेटली मैं उनका जवाब जरूर दूंगी, लेकिन आप देखिए ना कि जिनसे आपने सवाल किए और जो वो जवाब दे रही थी उनके जवाबात में ही कितने सारे जवाब निकल आए उनके अपने इल्जामात के। दूसरी बात ये है कि जहां तक मैं समझती हूँ कि आज जो फैसला हुआ समहाउ जो नोटिफिकेशन हुआ वो बहुत चले देर आए आ गया 20 दिन आप बात करें। यहाँ पर मुझे हैरत होती है ये सुनते हुए कि उन्होंने कहा सहाफियों को और उन लोगों को जिनको बड़ा शौक था, बड़े इंतजार में थे कि हम वापस जाएंगे, किसको इंतजार था? और आप देखिए वो मीडिया जो इनको लेकर आया, जिस मीडिया ने इनको हाइप दी, उन्हीं के खिलाफ है। और इतना कंट्रोल्ड मीडिया जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। नहीं, वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा आप लोग सीवी लेकर गेट नंबर 4 के ऊपर खड़े हुए थे, और ये सीवी वाली बात फवाद चौधरी ने भी की थी। देखिए बात यह है कि फवाद चौधरी की तो बात को मैं सीरियस ही नहीं लेती। अच्छा। क्योंकि ऐसा नॉन सीरियस इंसान जो किसी एक जगह टिकता ही नहीं है। आज यहाँ वो तो अपनी सीवी की फिक्र करें, क्योंकि उनको तो ये फिक्र होनी चाहिए कि अगली जमात कौन सी, अगली प्रोफाइल, क्योंकि जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। आई एम सो सॉरी टू से, मैं पर्सनल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि वो हर बात में पर्सनल हो जाते हैं और बहुत ही बिलो द बेल्ट रिमार्क्स देते हैं, तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि वो अपनी सीवी का ख्याल करें। हमारी सीवीज कहीं ना आती है ना जाती है, और ये कोई बातें ढकी छुपी नहीं होती। जब ऐसी कोई बात हो तो वो हर जगह नजर आ जाती हैं। और गेट नंबर 4 पे ये खड़े होते होंगे कैमरे लेके, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात हो तो गेट नंबर। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की रावलपिंडी में मुलाकातें, उनकी खबरें तो गर्दिश कर रही हैं। देखिए खबरें तो बहुत कुछ गर्दिश करती हैं, फिर उनकी तरदीद जहां धुआं होता है वहां चिंगारी जरूर होती है। देखिए पहली बात तो ये नहीं कहा कि हम लोगों को ऐसी कोई ढकी छुपी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। जब कोई चीज होती है वो सामने भी आ जाती है, एक बात। और दूसरा ये भी जरूरी नहीं है, मैं एक चीज ये भी जरूर कहूंगी, ये मेरा जाती तजर्बा है, क्योंकि मैं अपनी जो जाती चीजों में से गुजरी हूं उनमें से ये भी जरूरी नहीं होता कि हर दफा आप यही कहें कि जहां धुआं होगा वहीं आग होगी। ये भी नहीं होता, कई दफा आर्टिफिशियल धुआं भी उठाया जाता है। एक और चीज जो इन्होंने कहा ना कि मिठाइयां, ये तो कोई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि इख्तिलाफात, यानी कि इख्तिलाफात थे ना, अपने मुंह से माने हैं। और दूसरी बात ये कि आज आप तारीख के हवाले देते हैं, आप जरा बताएंगे कि आज आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोगों ने हमेशा अदारों की इज्जत का कहा है। आप देखें चाहे जुडिशरी हो, चाहे इंडिविजुअल्स के साथ। देखिए मैं पहले भी ये बात, लेट मी कंप्लीट अनीका, वो ये है कि अगर इंडिविजुअल्स की बात है, इदारों की नहीं है, ठीक है। और आज किसने खुद मजाक बनाया? आप बातें करते हैं भारत, आप अभी अभिनंदन को अकेले ही छोड़ने चले गए थे, आपने अकेले सारे फैसले कर लिए। इट वाज द कंबाइंड डिसीजंस ऑफ द पार्लियामेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। आप आज कहते हैं हमारी ये फौज जो है, मैं सिर्फ 1 मिनट आपका और लूंगी। आज आप बात करते हैं पाक अफवाज की। पाक अफवाज या ISI आपकी नहीं है, वो इस पाकिस्तान में रहने वाले हर एक पाकिस्तानी की है। और मैं नहीं समझती कि इनके पास, किसी के पास कोई खसूसी थर्मामीटर है जहां से ये ज्यादा नोट कर सकते हैं कि किसको पाकिस्तानियत ज्यादा है किसको नहीं। इट्स ऑफ ऑल। लेकिन जो हुआ 20 दिन आपको आज भारत याद आ रहा है कि उनकी नींदें उड़ा रहे हैं। 20 दिन आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, वो नहीं आपको याद? आपका प्राइम मिनिस्टर जो है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड, वो एक छोटी सी चीज, वो एक मीटिंग में, एक वो जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने फरमाया कि जो जनरल सबसे बहादुर होता है उसको लगाया जाता था। व्हाट वाज दैट? ठीक है, वो आप ठीक हो गया। चले मैं जरा ब्रेक की तरफ जाऊंगी, उसके बाद मैंने शहजाद चौधरी साहब की तरफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आना है कि इंटरव्यू, 3 लोगों का इंटरव्यू, क्या, क्यों, कैसे? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले इदारों की इज्जत, ताजीम, इदारों की जो स्ट्रेंथ है उसकी बात हो रही थी। यहाँ शहजाद चौधरी साहब, एक सवाल ये उठता है कि वजीर आजम साहब की जो मुलाकात, 3 लोगों के इंटरव्यूज़ जो बताया जा रहा है सोर्सेज के ज़रिए, वो 3 लोगों के इंटरव्यूज़ करके DGISI को कंफर्म करना, ये क्या पॉलिटिसाइजेशन वैसे नहीं हो जाएगी? आप थोड़ी देर पहले पॉलिटिसाइजेशन की बात कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि इसी के जो जॉइनिंग क्वेश्चन है वो मैं बाद में आपके सामने रखूंगी। लेकिन अब ये सवाल पैदा हो रहा है, कोई भी हुकूमत आएगी, हर बार इस तरह से DGISI की तैनाती का मामला होगा, हर बार इंटरव्यू लिया जाएगा, हर सियासी जमात ये सोचेगी कि मुझे कौन सूट कर रहा है और कौन नहीं सूट कर रहा, तो ये एक अजीब सा विशियस सर्कल नहीं बन जाएगा? देखिए, एक तो प्राइम मिनिस्टर हैं
Prime Minister of the country, so obviously he can do what he likes and he can actually create a process or a procedure. जो भी वो करना चाहें, किसी भी वक्त में बैठे उनको ख्याल आ जाए कि अच्छा मुझे यूं करना है, तो वो कर सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है. वी शुड रिस्पेक्ट हिज जो उनका प्रेरोगेटिव है उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. लेकिन एक चीज़ और जो ये है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जो उन्होंने अगर इंटरव्यू किया, आपके प्रोग्राम से मुझे पता लगा, मुझे नहीं मालूम ओके बात चल रही थी लेकिन आया हुए या कब हुए या आज हुए या जब भी, तो बाहर सूरत वो इंटरव्यू हुए. असल में मसला यूं है कि मैंने इसका कहा ये सबॉर्डिनेट इदारा है अफवाज पाकिस्तान का, ISI जो होता है. तो ऐसे ही है जैसे 10 कोर 11 कोर फलानी कोर ये कोर वो कोर. अब वहाँ से पोस्ट करने की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस, कलीदी पोजीशंस होती हैं, वहाँ पर पोस्ट करने के लिए किसी लेफ्टिनेंट जनरल को आमतौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंटरव्यू नहीं करते कि आप उसको 10 कोर भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, इसको 11 कोर मुझसे पहले कर लें. क्योंकि आर्मी चीफ बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे किस किस्म का आदमी चाहिए और उनको वहाँ पे क्या लगाना है. ये जो क्या कहना चाहिए, जो अथॉरिटी है या ये जो प्रेरोगेटिव है आर्मी चीफ का, जस्ट बिकॉज उसने 30-35 साल इन लोगों के साथ गुजारे हैं. फिर एक और चीज़ याद रखें कि ज़रूरी नहीं कि हर जर्नैल हर चीज़ पे फिट होता हो. ISI का बहुत ही मैंने कहा बड़ा एक स्पेसिफाइड फंक्शन है, बड़ा स्पेशलाइज्ड फंक्शन है. उसके लिए किसी ने कुछ काबिलियत होनी चाहिए. उस काबिलियत लेफ्टिनेंट जनरल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आर्मी जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर जनरल को शायद इस काबिल ना समझे कि वहाँ पे ISI में लगाया जाए. सिमिलरली वो जनरल किसी ISI के DG को ये ना समझे कि वो किसी कोर में जाके लगाया जा सकता है. तो ये क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक जो कंडीशंस और एनवायरनमेंट जो चलाना है उस सारे कोर को या DG ISI को या किसी को, तो जाहिर है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. दूसरी बात, जब भी आप इन चीज़ों में दखल अंदाजी करेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये हो रही है, इसको यहीं पे अब रुक जाना चाहिए. एक तो ये कि ये खाम खा की एक मुखासमत की वजह बनती है. इट लीव्स अ बैड टेस्ट, नंबर 1. नंबर 2, एस्पर्शंस कास्ट होती हैं खाम खा में. प्राइम मिनिस्टर को क्यों गुस्सा आया, किस चीज़ पे नाराज़गी है. अच्छा, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ अब और वो आपस में क्या एक पेज पे नहीं है, फौज और हुकूमत मिलकर नहीं चल रही. ये सब सवालात उठे, इसी पे बहस चलती रही हमारे डिस्कोर्स के अंदर पिछले 3 हफ्ते. इनकी ज़रूरत नहीं थी. आर्मी और मिलिट्री और गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं समझता हूँ कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन स्पेशली ये जो गवर्नमेंट अभी चल रही थी, ये बड़े अच्छे अंदाज में मिलके चल रही थी. तो इसलिए इसके ऊपर किसी किस्म के सवालात रिलेशनशिप पे क्रिएट करना, एक तो कुछ की वजह, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोगों को कोई वजह समझ नहीं आई कि ये जो हुआ गवर्नमेंट की तरफ से ये जो मामला आया, तो इसकी क्या वजह क्या बनी. बेशुमार हो सकती हैं, हम गेस वर्क कर सकते हैं, लेकिन कोई समझ ना आने वाली ये प्रोसेस. दूसरी बात ये है कि लेट द आर्मी चीफ, एक और फाइनल पॉइंट, पार्लियामेंटेरियंस दोनों बैठे हैं. मेरा अपना ख्याल ये है कि आप अगर एक इस किस्म का इदारा बनाना चाहते हैं इंटेलिजेंस का, जो कि गवर्नमेंट्स को असिस्ट करे इन देयर फंक्शन, चाहे वो काउंटर इंटेलिजेंस है, चाहे वो पॉलिटिकल बुनियाद पे है. एक तो आपके पास IB है, और अगर उससे हटना चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट वन CIA और समथिंग लाइक दैट जो कि ये काम करे. लेकिन ISI को इंटर सर्विसेज इदारा समझते हुए खुदा के लिए उसको अलहदा कर दें और लेट इट बी एन इंटर सर्विसेज इदारा. इसको अपना काम करने दें, इसको सियासत से दूर रखें. सियासत इसका काम नहीं है. जनरल कियानी ने अपने रिटन ऑर्डर्स के नीचे हुक्म दे दिया उस बुनियाद पे, जो कि बाद में कि भाई कोई किसी किस्म का पॉलिटिकल सेल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकली हम इस किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे. लेकिन बाहर सूरत वज़राए आज़म आते हैं, सिर्फ वो नहीं बाकी भी अपनी मर्जी के DG लेके आते हैं. जनरल कल्लू मुझे चाहिए, मुझे जनरल फलाना चाहिए, मुझे जनरल फलाना चाहिए. अरे भाई क्यों, आप क्यों, वो क्यों चाहिए, वो क्यों, आप आर यू रिलेटेड टू देम और somehow, क्या वजह है, वो तो अपना काम करना चाहता है. अच्छा, आपने रिश्तेदारी कायम करनी है. I'm sorry, I'm cutting you short here. How should this matter have been catered to? किस तरीके से इसको हैंडल किया जाना चाहिए था? मेरा ख्याल है बड़ा, देखिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द आर्मी चीफ हैव मेट फ्रीक्वेंटली. मतलब कम से कम कई दफा तो हफ्ते में 3 दफा मिलते हैं. कोई वजह नहीं कि वहां बैठे बैठे दोनों एक दूसरे के साथ. और अगर प्राइम मिनिस्टर को किसी किस्म की कोई रिजर्वेशंस थी, I say he was absolutely within his right to say कि मुझे जनरल फैज को ही कंटिन्यू करना है टिल द नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल, या अगले 2 साल या 1 साल, जब तक उनकी सर्विस है. आई वांट हिम, देन परफेक्टली फाइन. जनरल फैज इज नॉट बिगर देन पाकिस्तान. अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को जनरल फैज की जरूरत है, हाँ ये जरूर है कि ये प्राइम मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि जनरल फैज विल नाउ नॉट बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिकॉज ही इज नॉट कमांडेड द कोर. तो जनरल फैज को कुर्बानी देनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए अगर जनरल फैज को वहां रखना है. लेकिन अगर उनके दिमाग में है कि मैंने उसको आर्मी चीफ ही बनाना है, या ही शुड बी वन ऑफ द 4-5 कैंडिडेट्स, तो देन ही मस्ट डू हिज बिट एंड क्वालिफाई टू बी द नेक्स्ट
आर्मी चीफ, फिर इसलिए उनके साथ ज्यादती हो जाती अगर उनको उनका हक ना दिया जाता। राइट। अच्छा, आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो नाक़िदीन तनकीद करते हैं उसके अंदर से एक तनकीद ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने लिए मामलात को मुश्किल बनाने की आदत सी हो गई है। पहले कहा हम IMF के पास नहीं जाएंगे, 3 महीने 6 महीने इंतज़ार हुआ, IMF के पास गए, जाना पड़ा, वही थूके हुए को अनफॉर्चुनेटली चाटना पड़ा। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे पहले कहा करती थी हम इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं करेंगे, इलेक्टेबल्स भी आए, और उसके बाद फिर क्या हुआ वो भी हमारे सामने है। फिर ये कहा गया कि हम NRO नहीं देंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब बाहर जाकर बैठे और अभी भी वो उधर ही मौजूद हैं, वापस नहीं आए। फिर कहा हम नवाज शरीफ साहब को लाएंगे, उसके बाद शेख रशीद साहब ने कहा कि हम ला ही नहीं सकते। उसके बाद मामलात आगे बढ़े और फिर गंदम का मामला गड़बड़ हुआ। उसके बाद फिर जब कोविड चल रहा था तो मिड ऑफ द ईयर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बिल्कुल गिरी हुई थी तब आपने इंपोर्ट बंद कर दी। उसके बाद मतलब कितनी सारी चीज़ें गिनवाई जाएं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि गिनवाना मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना इतना अच्छा प्लेइंग फील्ड मिला हुआ है वो खुद उसको ख़राब कर रही है, खुद डिले कर करके, प्रोक्रेस्टिनेट करके या मिस हैंडल करके मामलात को गड़बड़ कर रही है। अनिका, मेरी इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगी। सबसे पहले तो जो मैं सुन सकी थी PMLN की जो मेरी कोलीग बैठी हैं कि उन्होंने कहा जी हम तो इदारों की इज्जत करते हैं, तो डॉन लीक्स क्या हमने किया था? ये जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन दाखिल हुई है वो हमने की थी। हर जलसे के अंदर जिस तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जनरल फेयर्स को इन्होंने मलाइन किया वो हमने किया था। अब आपकी बात पर आ जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि बात सिर्फ इतनी है कि हाँ हमें लगता था कि हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन इतना ही है कि हम अपने अवाम की खातिर IMF के पास गए। हमने 35-35 साल यहाँ पर हुकूमतें नहीं की थी। हम कोई चोरी लुटेरा यहाँ से लोगों का खून चूस कर 7 बड़े आज़मों में हमने अपनी जायदादें खड़ी नहीं की थी। इस मुल्क को दिवालिया हमने करने लगे थे कि 7 अरब के डॉलर हमारे पास जो है रिजर्व में रह गया था। 2 हफ्ते का हमारे पास इंपोर्ट का बिल नहीं था। मतलब ये अगर जब हम बात करते हैं, फिर आपने कहा NRO, हमने अगर NRO देना होता तो शहबाज शरीफ को हमने जिस तरह से एयरपोर्ट से वापस लेकर आए तो हम NRO कभी भी ना देते। और नवाज शरीफ साहब के तो हमने कहा था वो इंडेमनिटी बॉन्ड फिल करेंगे, लेकिन वो 50 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर वो बीमारी का बहाना बनाकर अपने लोगों से भी ये यहाँ शेर के नारे लगाते रहे। वो वहां पर जो है कतरी जहाज के ऊपर चढ़कर जो है वो चले गए। फिर आपने जब ये बात की है बाकी कोविड की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोविड की सिचुएशन ले लें, लोकस्ट की सिचुएशन ले लें, आपके सामने है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करिए, पूरी दुनिया कोविड में आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तारीफ करिए, लेकिन बात आप अगर पेट्रोल की करती हैं, मुझे एक बात बता दें, हम पेट्रोल कहां पर इकट्ठा करके रखते हैं? हमारे पास कौन सी ऐसी स्टोरेज कैपेसिटीज थी जिधर हम उस वक्त पेट्रोल इकट्ठा करके रख लेते? देखें, जब हम ये बात करते हैं, आज यूके के अंदर पेट्रोल क्राइसिस आ गया, यूएस के अंदर एनर्जी की प्राइसेस हाई हो गई, फ्रांस के अंदर देख रहे, यूरोप के अंदर एनर्जी का क्रंच आया हुआ है, यहाँ पर चाइना के अंदर लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। आप देखें कि पाकिस्तान के क्या वो हालात अच्छा आलिया, इसका सॉल्यूशन हमारे हमसाये ने किया था, सुपर पावर्स के है, फ्लोटिंग टैंकर्स इज द स्ट्रेटजी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए रुमीना, मैं अर्ज कर रही हूँ कि इसका सॉल्यूशन हमारे हमसाये ने किया था, भारत ने। फ्लोटिंग टैंकर्स थे, उनके अंदर उन लोगों ने, हमारी तो पूरी स्टोरेज भी फुल नहीं हुई थी आलिया उस टाइम पर, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी थी। अच्छा, अब मैं यही तो कहना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत कुछ किया था, फिर भी कोविड में उनकी हर स्ट्रैटेजी नाकाम हुई। आज हंगर इंडेक्स में वो हमसे, मतलब हम अगर 92 पर है तो वो 102 के ऊपर है। उनकी स्ट्रैटेजीज अगर पेट्रोल की देखें, डेली बेसिस के ऊपर वहां पर पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो रही हैं, और पाकिस्तान में अगर 137 है तो वहां पर 237 रुपीस पर लीटर है। तो आप फर्क देखें कि इतनी बड़ी इकोनॉमी के अगेंस्ट पाकिस्तान किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अब रुमीना कुछ कह रही हैं, रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा।
जी मैंने कहा निकिता आपको ही नहीं नजर आता, सब कुछ ठीक है, अच्छा सब कुछ शाइनिंग शाइनिंग ब्लिंग ब्लिंग चल रहा है, हर गरीब के घर में रोटी चल रही है, पानी चल रहा है, सब कुछ आ रहा है। आज तो आप लोगों ने आपको पंजाब मुझे असेंबली नजर के नहीं बाहर आ रहा। काफी एहतजाज किया ना, रोटियां गले में बांध कर। डेफिनेटली वो एहतजाज हकीकतन है, क्योंकि इस वक्त आप किसी भी, आप देखिए जो गरीब है वो उसका जो हाल है, और यहाँ पे बात कोविड का रोना होता है। आप मुझे ये बताएं कि डेंगू आपको नजर नहीं आ रहा कि नहीं, लेकिन किस बुरे कोविड तरीके के डेंगू साथ मिसमैनेज हुआ है, डेंगू लेकिन को कोविड जो को तो अच्छा मैनेज किया ना, किसी अच्छी चीज के ऊपर पानी तो नहीं फेर सकते ना रुमीना। चले देखिए पानी फेरने की बात नहीं है, वो तो जो हालात हो रहे हैं। और दूसरी अनिका, बात ये एक कि बात, एक चीज जो एक बार बार छोटी सी बात। मैं आपकी नहीं तरफ मैंने नहीं रुमीना, प्लीज आप अपने रुमीना टाइम पे साहब बोलिएगा। आपकी बात देखिए मुकम्मल नहीं नहीं, मैं सिर्फ सवाल, मैं कमेंट नहीं कर रही। जी जी मैं आप अपने टाइम पे करिएगा ना। अच्छा, आई डोंट वांट सिर्फ टू एक गिव सवाल मैं आपकी तरफ आती हूँ आलिया। रुमीना आप ओके उसमें देखिए यहाँ पे मिसाल दी जाती है यूके की, आप मिसाल दे रहे हैं फ्रांस की, आप मिसाल दे दें यूएसए की। आप मुझे बताएं उनका हमारा तो मुकाबला ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि दे आर द वेरी मच डेवलप्ड कंट्रीज। आप 7 कंट्रीज को उठा के देखें, क्या वहां पर हालात खराब नहीं थे? वहां पर पेट्रोल की कीमत क्या है, तो वहां पर आपके डेली वेजेस बढ़ाए गए हैं, वहां पर सैलरीज के ग्राफ बढ़ाए गए। यहाँ पर उस तरह से नहीं हुआ। और दूसरी बात यह कि कहां पर, यहाँ पे सुबह को बयान हो रहा है, शाम का बयान हो रहा है, और बार बार एक ही बात कह देना कि हमने शहबाज शरीफ साहब को ये कर दिया। कि आप मुझे बताएं कि जो स्टेटमेंट जो उनके हक में जो फैसले आए वो इनको नजर नहीं आते, जो काम किया वो नजर नहीं आता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि हमें सिर्फ इन जो हमारे मौसूफ पीटीआई से हैं जो बातें करती हैं 7 बड़े आजमों की, 7 बड़े आजमों की बातें करना बड़ी आसान है, आप उस तरह के काम तो करके दिखाएं। जी अच्छा रुमीना, मेरे शो का वक्त खत्म हो गया, मैं जरा आलिया से क्विक वो कमेंट करना चाह रही हूँ, उसके बाद फिर मैं एंडिंग की तरफ जाऊंगी। जी आलिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि इनको जो मैंने इंडिया और यूके की मिसाल सिर्फ इसलिए दी थी, वो इनके दिल के बहुत करीब है। हम तो ये कह रहे थे कि जब परसों मैच पाकिस्तान जीता ना, तो हमें तो ये लग रहा था कि अगर किसी को इंडिया से अफसोस करने जाने तो वो जाती उम्रा चला जाए। सवाल सिर्फ 2 हैं, क्या इंडियन एम्बेसडर जाकर नवाज शरीफ साहब से कल नहीं मिला? और क्या जो इंडियन ट्रिब्यून की रिपोर्ट है कि नवाज शरीफ साहब के बेटे ने इंडिया की जीत के ऊपर जुआ लगाया था, ये मुझे बताएंगी कि क्या ये दोनों बातें सच हैं या नहीं है? इसीलिए मैंने इनको इंडिया और यूके का डेटा दिया था। और दूसरा, ये जो कंपैरिजन करी थी डेंगू और कोविड का, तो खुदा रहा इन्हें बता दें डेंगू क्या है और कोविड एक आलमी वबा है। चले आलिया, आपने एंड पे जाते जाते ना एक ऐसी बात को छेड़ा है जो कि शायद पूरी शो की डिस्कशन बन सकता है, लेकिन फॉर अनदर टाइम। मेरे शो का वक्त अभी खत्म हो गया। आलिया हमजा बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, रुमीना खुर्शीद आलम बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया, एंड शहजाद चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इसी के साथ अपने शो को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान का हर इदारा पाकिस्तान को ताकत और दवाम बख्शने के लिए काम करता रहे और स्ट्रेंथ गेन करता रहे पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।